अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। कहते हैं कि अधिकारी निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू बनाते हैं। अधिकारी अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो कमाल कर जाते हैं। ऐसे ही एक अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, नगरीय निकाय निदेशालय की निदेशक एवं स्वच्छ भारत मिशन की उत्तर प्रदेश की डायरेक्टर नेहा शर्मा जी। नेहा जी कल यानी कि 1 फरवरी से एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसका नाम है दस्तक डोर टू डोर, यानी हर दरवाजे पर दस्तक। क्या कुछ है ये दस्तक डोर टू डोर अभियान, हम उनसे जानेंगे और किस उद्देश्य से उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है ये भी हम उनसे पूछेंगे। नेहा जी, अनादि टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू। ये दस्तक डोर टू डोर अभियान, हालांकि कई बड़े कार्यक्रम आपने किए उत्तर प्रदेश में, 75 घंटे 75 जिले जैसा सफल अभियान आपने किया, सफल रहा हो हमारी भी जानकारी में है। लेकिन फिर ये दस्तक डोर टू डोर अभियान क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? देखिए, सर्वप्रथम जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री जी, उनके तत्वाधान में ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जा रहे हैं। और स्वच्छ भारत मिशन अब अपने द्वितीय चरण में है और ज़रूरत है कि इस प्रकार के अभियानों को हर घर तक पहुँचे ये अभियान। और जन सहभागिता की जब बात होती है, क्योंकि कोई भी सफाई व्यवस्था, कोई भी शहर की जो सुदृढ़ करने के लिए साफ सफाई व्यवस्था है, उसमें जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक हर घर के अंदर ये अलख नहीं जलेगी, तब तक कोई भी अभियान जो है वो अपने चरम पर नहीं पहुंच सकता है। तो इसी कड़ी में जैसा आप विदित हैं कि ये एक दस्तक अभियान जो है उसका शुभारंभ कल नगर विकास मंत्री जी के द्वारा किया जाना है। और ये हमारे सभी 762 निकाय जो हैं, उन सभी निकायों में हर हाउस होल्ड पे कूड़ा जो है उसको कलेक्ट किया जाए और सोर्स सेग्रीगेटेड वे में, एक जो पृथकीकरण की बात होती है कूड़े की, उसकी व्यवस्था को लागू करने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। और ये 2 महीने का अभियान सघन रूप से हर यूएलबी के भीतर चलेगा। क्या मान के चलें कि उत्तर प्रदेश जैसा कि मध्य प्रदेश के कुछ शहर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 रहते हैं, आप जब से आए हैं आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के शहर भी क्लीननेस में, सफाई में आगे जाएं, तो क्या हम मान के चले ये दस्तक डोर टू डोर अभियान जो है, इससे हमें इस दिशा में कुछ सफलता मिलने वाली है? हमारा भी कोई शहर टॉप की गिनती में आ सकता है? निश्चित तौर पे जो प्रयास हैं वो इसी ओर हैं कि हमारे जो कदम है, एक और कदम जो स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है, वो स्वच्छ सर्वेक्षण में भी जो पायदान है उसमें ऊपर बढ़ने की कवायद है। और उत्तर प्रदेश का बात मैं करूं तो हमारे 17 नगर निगम जो हैं, साथ साथ में नगर पालिकाएं, पंचायतें हैं, तो लगातार ये सारे जो निकाय हैं वो प्रतिबद्ध हैं कि आगे बढ़ें। और दस्तक जो अभियान है, जिसमें हम लोग लिख रहे हैं इसको 10 न्यूमेरिकली लिख रहे हैं और तक, ये एक जिम्मेदारी का एहसास है जो निकाय के लगे हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके भीतर भी जिम्मेदारी का एहसास है कि सुबह के 10 बजे तक हम अपनी जो कूड़ा कलेक्शन की जो टीम्स हैं उनका कार्य जो है वो पूर्ण हो जाए। और साथ साथ में हर घर से जो कूड़ा उत्सर्जित हो रहा है वो पृथकीकृत रूप से कलेक्ट हो। गीला कचरा जो है वो हरे डस्टबिन्स में कलेक्ट हो, जो सूखा कचरा है वो नीले डस्टबिन्स में उसको कलेक्ट किया जाए। और जब ये पृथकीकरण की जब मैं बात करती हूँ तो जो वेस्ट टू वेल्थ है, कोई भी कचरा जो है वो अपने आप में एक वेल्थ के रूप में देखा जा सकता है, एक निधि है, ये एक ट्रेजर है। और जब ये मिक्स हो जाता है तब ये कचरे का रूप ले लेता है। अगर हम सूखे कचरे को प्लास्टिक उसमें से निकाल सकते हैं, उसमें से गत्ते निकलते हैं और ये रिसाइक्लेबल आइटम्स निकलते हैं। इसी प्रकार से गीले कचरे से हम लोग जैविक खाद बना सकते हैं और यहाँ तक कि अगर ये बड़ी मात्रा में हो तो बायो सीएनजी प्लांट्स तक चल सकते हैं। तो एक वेस्ट टू वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उसी तर्ज पे ये काम आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी एक नई मुकाम बनाएगा, नई छवि बनाएगा। इसी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ आपने टर्म इस्तेमाल किया, वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से निधि की ओर। तो ये कचरे से निधि की ओर जो दस्तक डोर टू डोर अभियान के माध्यम से आपने प्लान किया है, क्या इसके लिए नगर निगम, नगर विकास विभाग, नगरीय निकाय निदेशालय कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि जब कचरा पृथकीकरण होगा, उसका अलग अलग किया जाएगा, तो उसको बेस्ट टू वेल्थ बनाने के लिए कुछ यूनिट्स
ऐसी लगाई जा सकती हैं जिससे वो कार्य हो? बिल्कुल, इसमें ये जो कार्यक्रम है ये दोनों तरीके से चलेगा। सबसे पहले तो हम इसको 2 माह का जो अभियान है इसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, जी। इसकी विस्तृत एक वो बताना चाहूँगी रूपरेखा। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना मोड में हैं, प्रे मोड में हाँ। इस अभियान पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों के बीच में इस सोर्स पृथकीकरण की बात को प्रार्थनी रूप से उनसे अपील कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है, पृथकीकरण की जो आवश्यकता है वो क्यों है। तो ये वेस्ट से एक वेल्थ की ओर जो बन रहा है, ये लोगों को इस बात की जागरूकता हो, लोग इस समझ को अपने अंदर विकसित कर सकें। तो प्रथम चरण में हम इस तरह की बात कर रहे हैं। द्वितीय चरण इस अभियान में हम लोग परसुएशन मोड में जाएंगे, जहां हम स्कूल के बच्चे, हमारे जो स्वच्छता चैंपियंस हैं, जो हमारी स्वच्छ वातावरण एवं प्रोत्साहन समितियां हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक इन्वॉल्वमेंट करते हुए कि लोगों को परसुएड किया जाए, सहमत किया जाए। और सहमति के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा उसमें शुरुआत हम लोग इस तरह से भी करेंगे कि अगर आप प्रार्थना मोड से बाहर हैं और आप अगर नहीं कचरा अपना अलग अलग कर रहे हैं, तो कचरा फिर आपके यहाँ से उठाया भी नहीं जाएगा। थोड़ा परसुएशन, मान मनोबल, इस तरीके से लोगों के से बातचीत करने का ढंग जो है वो थोड़ा सा इसमें बदल रहा है। और फिर जो तीसरा चरण है, निश्चित तौर पे थोड़ा पेनाल्टी की तरफ भी हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जो रेजिस्टेंस है वो इतने कवायद के बावजूद भी जो रेजिस्टेंस है, तो फिर पेनल प्रोविजंस पर यानी जैसा आपने बताया कि प्रथम चरण में आप उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपना कूड़ा अलग अलग करें और हर घर से कूड़ा बाहर जाए, और कूड़ा अलग अलग अगर करेंगे तो वो कूड़ा निधि बन जाएगा, जो कि ऐसे बेस्ट है, ऐसे कचरा है, वो एक निधि बनेगा। अच्छा, द्वितीय चरण में आप उन्हें सहमत करेंगे अपनी बात से और थोड़ा परसुएशन भी करेंगे अलग अलग चीज से। अगर वो अलग अलग करके नहीं देते हैं तो कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। और तीसरे चरण में चालान एक शब्द इस्तेमाल किया है, सहमति और के बाद चालान, प्रार्थना, सहमत, चालान। ठीक बात है, आपका प्रयास बहुत अच्छा है। हम एक शहर है इंदौर जो लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पे आता है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी होने के नाते बड़ा शहर है, आपका मुख्यालय भी यहाँ है। इसके अलावा बगल में औद्योगिक नगरी कानपुर, एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, प्रयागराज, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, आगरा, मेरठ जैसे शहर, कई चीज़ें, कई तस्वीरें बहुत अच्छी सामने आती हैं। मेरठ से कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आई, वाराणसी से, गुदौलिया से कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आई। हमारा सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इंदौर से टक्कर ले रहा है और इंदौर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जब कहते हैं ना कि तबीयत से एक पत्थर तो उछालो और आप आसमान में भी छेद कर सकते हैं, आसमान में भी सुराख कर सकते हैं, तो ये जो शिद्दत है, ये हर कोई जो हमारे शहर हैं वो अपने आप में मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। लेकिन निश्चित तौर पे अब फरवरी का माह है और हम उत्तर प्रदेश जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेज़बानी करने जा रहा है। काफ़ी शहर जो हैं G20 के लिए कमर कसे हुए हैं। तो ये सभी शहर जो हैं अब अपने आप में एक इनकी छवि जो है सफाई व्यवस्था में जो सुदृढ़ीकरण है वो देखने को मिल रहा है। और जो पीछे अभियान चले, लगातार एक स्वच्छ विरासत अभियान चला, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के शहरों की जो धरोहर हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासतें हैं, उन शहरों की एक अलग पहचान है, एक अलग छवि है। और टूरिस्ट का फुटफॉल ऐसे ग्लोबल इवेंट्स के दौरान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सभी शहर जो हैं वो कमर कसे हुए हैं कि अपनी सफाई व्यवस्था को इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाएं कि हमारा जो नाम है उत्तर प्रदेश का, ना केवल देश भर में बल्कि एक ग्लोबल अपील के रूप में भी उभर कर आए। तो सभी शहर जो हैं वो प्रतिबद्ध हैं, लेकिन लखनऊ खास तौर पे जो जिन स्टैंडर्ड्स की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ राजधानी से शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बताया आपने बात की GIS की, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। इससे पहले G20 निश्चित रूप से पूरी दुनिया से मेहमान, कई राष्ट्राध्यक्ष, कई राजदूत और कई बड़े उद्योगपति हमारे यहाँ आ रहे हैं। G20 के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरी दुनिया से आमंत्रित किया है, यहाँ की सरकार के मंत्री जा करके लोगों को बुला के लाए हैं। तो जब ये लोग राजधानी में आएंगे तो राजधानी को अगर बदला हुआ पाएंगे, अगर उच्च मानकों पाएंगे तो पूरी दुनिया में जाके तारीफ होगी। लेकिन विकास को कहा जाता है कि विकास सतत है, जीवन के साथ विकास जरूरी है, लेकिन अनियोजित विकास, पहले सड़क बन गई, उसके बाद सीवर लाइन की याद आई, पहले सड़क बन गई फिर बिजली का तार पड़ रहा, पहले सड़क बन गई फिर टेलीफोन का तार बिछाया जा रहा। इन चीज़ों से कई बार बातें सामने आती हैं, इन चीज़ों से निजात पाई जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो क्या
इस स्वच्छ दिशा भारत में। मिशन के डायरेक्टर के रूप में ये जिम्मेदारी आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन नगरीय निकाय निदेशालय के निदेशक के रूप में कभी आपके दिमाग में आया कि एक ऐसा प्लान एग्जीक्यूट हो कि एक साथ चीजें कंप्लीट हो जाएं, बार बार खराबी ना हो और शहर जो है ऑलवेज कंस्ट्रक्शन कंट्री ना बन जाए, कंस्ट्रक्शन सिटी ना बन जाए? बहुत सही बात आपने रखी है, क्योंकि अनियोजित रूप से कोई भी विकास जो है वो अपने शहर की पूरी छवि को, छटा को खराब करता है और संसाधनों का भी दुरुपयोग देखने में आता है। इस बात पर मैं बताना चाहूँगी कि बड़ी संवेदनशीलता से हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी का इस पर बहुत ज़्यादा रुख रहा और पीएम गति शक्ति जैसा जो एक कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उस पे भी काफ़ी माननीय मंत्री जी का योगदान रहा है और उसी की तर्ज पे एक सुगम करके कार्यक्रम मंत्री जी के तत्वाधान में हम लोग इसको विकसित कर रहे हैं। हालांकि अभी ये थोड़ा सा स्टेजेस पे है, इंसिपिएंट स्टेजेस पे है और इसमें हर जो डेवलपमेंट की एजेंसीज हैं वो अपना उस पोर्टल पर अपना जो डेवलपमेंट प्लान है उसको पहले से डालेंगी ताकि और एक्सेस होगा जो भी क्रियान्वयन कर रही होगी एजेंसी उस एजेंसी के पास, ताकि एक सिंगल पोर्टल पर जो भी लाइंस हैं, हम लोग इसमें गुजरात भी जाकर हम लोगों ने कुछ देखा था, वहाँ पर अभी हमने प्लान किया है कि हमारी 5-6 ऐसी लाइंस हैं, चाहे वो ड्रेन्स की लाइन हो, इलेक्ट्रिकल फाइबर हो, ऑप्टिकल फाइबर हो या कुछ जगह पर सीवर सिस्टम्स हैं, तो वो कहाँ पर कब पड़ने चाहिए उनकी एक स्टेजिंग हो और स्टेज्ड डेवलपमेंट हो, रादर देन अभी क्या होता है कि पहले सड़क पड़ गई और उसके बाद फिर वहाँ केबलिंग शुरू है। तो वो एक जो प्रोसेस फ्लो है वो एक प्रॉपर्ली डिसाइड हो और सारी एजेंसीज एक ही प्लेटफॉर्म पर जानकारी रखें ताकि जो समन्वय के साथ सारे काम हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने, ये चीज बहुत अच्छी लगी। एक और चीज कहनी है, लखनऊ जैसे शहर जो कि पुराने शहर है, हमने चंडीगढ़ देखा है जो प्लान के साथ बसाया गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जरूरत नहीं पड़ती बदलने की। हमने गांधीनगर देखा, हमने जयपुर देखा, पुराना शहर है, नया शहर भी है। लखनऊ क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी, देश का सबसे बड़ा सूबा और वहाँ की राजधानी, होता यह है कि जब डेवलपमेंट चारों तरफ होता है शुरुआत में तो एलडीए उसको कंट्रोल करता है और बाद में उसे नगर निगम को स्थानांतरित किया जाता है, फिर नगर निगम को ट्रांसफर कर दिया गया, अब इसकी देखरेख नगर निगम करेगा। लेकिन जब पहले से ही ढेर सारा बिगाड़ रखा होगा तो बहुत अच्छी देखरेख थोड़ा मुश्किल हो जाती। तो क्या जैसे चंडीगढ़ के बगल में पंचकुला बसाया गया, मोहाली बसाई गई, चंडीगढ़ को और बढ़ने नहीं दिया गया। गांधीनगर के साथ अहमदाबाद के बगल का गांधीनगर सिटी है, वहाँ और जरूरत पड़ेगी तो अदानी सिटी के नाम से एक अलग सिटी है, अलग अलग चीजें डेवलप हो रही, बट एक शहर का अनियोजित विकास न हो इसके लिए एक अलग स्थान चयनित करके और वहाँ पर एक नई कॉलोनी डेवलप की जा रही है। पंचकुला उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि चंडीगढ़ ने अपने आप में कोई विस्तार नहीं किया। तो क्या राजधानी लखनऊ को लेकर ऐसे प्लान की जरूरत नहीं लगती कि चारों तरफ विकसित हो, अनियोजित विकसित हो? उससे अच्छा ये है कि एक जगह पर पूरे एग्जीक्यूशन के साथ, सभी विभागों के समन्वय के साथ, डेवलपमेंट की सभी जरूरत की चीजों के समन्वय के साथ एक नया सिटी लखनऊ को अगर जरूरत हो विकसित हो जाए। बिल्कुल, देखिए आपने सही बात कही है, क्योंकि कोई भी अर्बन लैंडस्केप है उस पे उसके संसाधनों पे दबाव विद ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सैटेलाइट टाउन्स की जो बात आप कर रहे हैं और वो नियोजित रूप से, क्योंकि ओल्ड शहर अपनी एक छवि लेकर बढ़ता है, उसकी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है और जो हमारे सैटेलाइट टाउन्स हैं उसमें थोड़ा एक माइक्रो प्लानिंग के साथ में वो शहर आते हैं। आज हमारा नोएडा या ग्रेटर नोएडा क्षेत्र जो है वो एक सुनियोजित विकास विकसित रूप से बड़ा उदाहरण है और सर्वेक्षण में भी इसीलिए वहाँ पर बहुत बेहतर परिस्थितियां हैं। तो ये बात जरूर है और इस दिशा में मुझे लगता है कि बहुत सोच विचार हो भी रहा है। आप देखें कानपुर से लेकर, अभी बात हुई थी कानपुर से लेकर लखनऊ तक, उस पूरे रोड पर उन्नाव है, उन्नाव जैसे शहर हैं, ये पूरा बेल्ट जो है पूरा अराउंड जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसके अराउंड काफ़ी गतिविधियां औद्योगिक विकास विभाग भी लेकर आ रहा है और साथ साथ में क्योंकि हैंडिंग ओवर इश्यूज के बाद में नगर विकास विभाग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो क्योंकि हमारा विभाग का कार्य बाद में आता है, तो जो प्लानिंग स्टेज है उसके लिए जो भी विभाग इसमें जिम्मेदार हैं वो तत्परता से इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं और मुझे लगता है ये एक बड़ी अच्छी बात होगी कि एक समन्वय के साथ में और सुनियोजित प्लान के साथ में जब चीजें विकसित होंगी तो नगर विकास विभाग का भी जो रोल है हम बेहतर तरीके से उसको निभा पाएंगे। मेरा अंतिम क्वेश्चन एक मानवीय पहलू को लेकर है। कई घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद में चीजें सामने आती हैं। अभी एक बिल्डिंग गिरी, कई लोगों की जाने गई, 3 महिलाओं की जाने गई, कई परिवार बेघर हुए। निश्चित रूप से जब वो बिल्डिंग बनी थी, एक पर्टिकुलर विभाग है,
हमें उसका नाम लेने में कोई संकोच नहीं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटीज, अलग अलग शहरों में अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जब शहर विकसित हो रहा होगा, चीजें बन रही होती हैं, निश्चित रूप से बाद में नगर विकास विभाग को ट्रांसफर होती हैं, नगर विकास विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है और नगर विकास विभाग को टोका भी जाता है, नगर विकास विभाग पर उंगली भी उठती है। लेकिन क्या शुरुआती स्टेज में एक विभागीय समन्वय डेवलपमेंट अथॉरिटीज के बीच में और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बीच में, क्या एक ऐसे विभागीय समन्वय की जरूरत नहीं है कि चीजें शुरुआती दौर में ही ऐसे की जाएं कि बाद में उसे अच्छे से हैंडल किया जा सके, अच्छे से उसको साफ सफाई, देख रेख और जो भी जरूरत हो नागरिक जीवन के लिए वो की जा सके। तो क्या कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है? देखिए, बहुत इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि विद इन नगर विकास विभाग ऑल्सो, जैसे हम STPs हमारे निर्मित होते हैं, STP कोई कार्यदायी संस्था निर्मित करती है और बाद में उसको अधिशासी अधिकारी को या नगर आयुक्त को हैंड ओवर किया जाता है। जब इन्वॉल्वमेंट उसके डेवलपमेंट स्टेज पे नहीं होगा, जब बन रहा होगा, फाइनेंशियल फिजिकल प्रोग्रेस नहीं होगी, तो वो सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट हमारे अधिशासी अधिकारी का या समझ उस कार्य को हैंड ओवर के बाद करने की, ये समझ कहीं ना कहीं कम होगी। तो इस दिशा में हम लोग भी इस बात को काम कर रहे हैं और इस दिशा में हम लोग, जैसे मैंने एक STP का उदाहरण लिया, उसमें हम इन्वॉल्वमेंट शुरू से रखते हैं, तो निश्चित तौर पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी फील होती है और जिस तरह का O&M जो ऑपरेशन मेंटेनेंस है वो जिस हैंडेड ओवर विभाग के पास में जब आएगा वो कार्य, तो उसका बेहतर प्रदर्शन वो विभाग कर पाता है। तो समन्वय अगर शुरुआती स्टेजेस से हो तो इसके रिजल्ट्स और इसके परिणाम जो हैं वो सुखद ज़्यादा होंगे। और आपकी ये बात जो है, ये बात सही भी है, नीतिगत प्रश्न है, इसलिए इस पर सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे इसका ध्यान भी रख रहे हैं और इस पर विचारण भी कर रहे हैं। तो ये थी नेहा शर्मा जी, स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक है और नगरीय निकाय निदेशालय की भी निदेशक है। निश्चित रूप से हमारे कई सवाल ऐसे थे जिनमें उन्होंने अपनी बोलने की मर्यादा का ध्यान रखा, जवाब दिया, लेकिन एक संतुलित जवाब दिया। लेकिन कुछ बातें निकल के जरूर सामने आई हैं। जरूरत है, जब उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, जब देश बढ़ रहा है, जब शहरों में लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, गांव से लोग शहर की ओर आ रहे हैं, तो शहरों के अनियोजित विकास के बजाय सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से एक कंपाइल प्लानिंग की जरूरत है। इस पर उन्होंने भी सहमत व्यक्त की। उन्होंने दस्तक डोर टू डोर अभियान जिसकी शुरुआत वो करने जा रही हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश के शहरवासी निश्चित रूप से इस अभियान में नगर विकास विभाग का, नेहा शर्मा जी का साथ देंगे और हमारे शहर इंदौर को टक्कर देते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।